नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी IQ। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान के इलेक्शंस के बारे में। रिसेंटली पाकिस्तान में हुआ क्या, इलेक्शंस में बेसिकली कौन सी पार्टी ने डोमिनेट किया, नवाज शरीफ की पार्टी की परफॉर्मेंस इतनी पुअर क्यों थी, आर्मी का रोल यहाँ पे हम कितना कह सकते हैं। इवेंचुअली अब यहाँ पर लग रहा है कि तहरीक इंसाफ के लीडर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं, तो इसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या होगा, ये चाइना की तरफ कितना छू सकते हैं। सो लॉट टू नो, लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज, बट बिफोर वी बिगिन मैं आपको बता दूं कि स्टडी है क्योंकि पेन ड्राइव और एंड्रॉइड कोर्सेज आते हैं सब एग्जाम्स के लिए, एसएससी, बैंक, यूपीएससी, आरबीआई, ग्रेड बी, वेरियस एग्जाम्स की आप तैयारी कर सकते हैं स्टडी एक्यूज पेन ड्राइव एंड एंड्रॉइड कोर्सेज। यहाँ पे भी आपको अप टू 50% डिस्काउंट मिलेगा। आपको विजिट करनी है studyaq.com और यहाँ पे आप ऑर्डर कर सकते हैं अपना पेन ड्राइव कोर्स। सबसे पहले बेसिक्स, जिस तरीके से इंडिया में लोकसभा के चुनाव होते हैं, जो आपको पता है लास्ट हुए थे 2014 में, जिसमें एनडीए पावर में आई थी। सिमिलरली पाकिस्तान में इन चुनावों को कहते हैं ये नेशनल असेंबली के इलेक्शंस। तो इनकी जो नेशनल असेंबली है इसमें 272 टोटल सीट्स होती हैं। इसमें अगर आपको मेजॉरिटी बनानी है, मतलब कि आपको पाकिस्तान में सरकार बनानी है, तो एक पार्टी की होनी चाहिए 137 सीट्स। ये सिंपल मेजॉरिटी का फॉर्मूला है। इस बार के 2018 इलेक्शंस में तीन मेन पार्टीज की टक्कर थी। तारीक इंसाफ इमरान खान की पार्टी है, फिर है पाकिस्तानी मुस्लिम लीग, नवाज नाम से पता लग रहा होगा ये नवाज शरीफ की पार्टी है, फिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। यहाँ पर जो मेन लीडर है वो है बिलावल भुट्टो, ये बेनजीर भुट्टो के बेटे हैं। बाकी छोटी मोटी और पार्टीज हैं, वो भी एक साइजेबल पोर्शन ऑफ सीट्स जीत लेती हैं। तो अभी के लिए एज आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 27/7/2018 को। अभी यहाँ पे 11 सीट्स पर काउंटिंग होनी बाकी है। अब तक यहाँ पे हमको ये पता लगा है कि तारीक इंसाफ के पास 115 सीट्स हैं, नवाज शरीफ की पार्टी के पास 62 सीट्स हैं और बिलावल भुट्टो की पार्टी के पास 43 सीट्स के आसपास है। तो यहाँ पे हमको पहली बात तो ये पता लग रही है कि तारीक इंसाफ अपने दम पे सरकार नहीं बनाने वाली, इनको सपोर्ट की ज़रूरत होगी। फॉर एग्जांपल इस वक्त जो बीजेपी पावर में है उनके पास अपने दम पे इनफ यहाँ पे एमपीज हैं लोकसभा में, वो खुद भी सरकार बना सकते हैं, उनको सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। मगर यहाँ पे तारीक इंसाफ को जो अदर्स हैं यहाँ पे, इसमें से एक ग्रुप का सहारा लेना होगा ताकि वो 137 का जो नंबर है ये छू पाए। अब इवन दो इमरान खान एक कोलिशन गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं, और एज इंडियाज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वंस सेड, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने एक बार कहा था कि कोलिशन सरकार की अपनी मजबूरी होती है। तो ऑफ कोर्स ये कंप्लीट पावर में नहीं होंगे, इनको कहीं ना कहीं कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। मगर तब भी काफ़ी इम्प्रेसिव है तारीक इंसाफ के लिए, एक काफ़ी यंग पॉलिटिकल पार्टी जो 1996 में बनी थी पाकिस्तान में। कोई इसके पीछे बड़ी बैकिंग नहीं थी, इतने कम समय में इसने इतना कुछ गेन कर लिया है। और 2018 में हम देख रहे हैं कि इनके जो मेन लीडर हैं यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर भी बनने वाले हैं। मगर ये जो एक फेरी टेल लग रही है, कैसे लग रहा है कि कहानी सी है कि एक आदमी इतनी मेहनत करके यहाँ पर पहुँच गया, क्रिकेटर जिसने अपनी कंट्री के लिए वर्ल्ड कप जीता, फिर उसके बाद वो पॉलिटिक्स में एंटर हुआ। यहाँ पर सब कुछ इतना ज़्यादा स्मूथ नहीं है। यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि इस पूरे इलेक्शन में इस वक्त काफ़ी सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या ये इलेक्शन फेयर तरीके से हुआ है या नहीं। और ऐसा नहीं है ये क्वेश्चन मैं उठा रहा हूँ, ये क्वेश्चन एक्चुअली रिसेंटली यूरोपियन यूनियन के मॉनिटर्स ने उठाया है। एक्चुअली क्या है कि पाकिस्तानी इलेक्शंस में क्या लेवल प्लेइंग फील्ड है, क्या सबको यहाँ पे एक फेयर चांस दिया जा रहा है या नहीं, इसको देखने के लिए यूरोपियन यूनियन ने अपनी एक टीम भेजी थी। तो उन्होंने रिसेंटली बयान दिया है कि यहाँ पर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं EU ऑब्जर्वर्स वॉइस कंसर्न ओवर पाकिस्तान इलेक्शन प्रोसेस। और यहाँ पे ऑफ कोर्स ये तो यूरोपियन यूनियन की बात हो गई, इनका जो एक ग्रुप आया था यहाँ पे, और ऑफ कोर्स इनकी जो भी यहाँ पे ऑब्जर्वेशन होती है काफ़ी क्रेडिबल मानी जाती है। उस सब के अलावा बहुत सारे राइटर्स, बहुत सारे एनालिस्ट अराउंड द वर्ल्ड इस वक्त लिख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुए हैं यहाँ पे मिलिट्री ने, इनकी आर्मी ने काफ़ी बड़ा रोल निभाया था। और अगर हम यूरोपियन यूनियन की जो ऑब्जर्वेशन है उसको ध्यान से पढ़ें तो उसमें पर्टिकुलर लाइन है जहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा एक हिंट भी दिया है। इसको पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वी ऑफ कोर्स ये कह रहे हैं यूरोपियन यूनियन की जो ग्रुप है, यहाँ पे जो टीम है इनकी, उन्होंने कहा है कि वी वर स्ट्रक बाय द सिग्निफिकेंट सिक्योरिटी प्रेजेंस एट पोलिंग स्टेशंस। इन्होंने कहा है कि इतनी जो सिक्योरिटी प्रेजेंस थी, इतनी मिलिट्री की प्रेजेंस जो थी यहाँ पे पोलिंग स्टेशंस में, उससे ये काफ़ी सरप्राइज हो गए। और साथ में उन्होंने लिखा कि हाँ, हमको समझ में आता है कि सिक्योरिटी की आवश्यकता है क्योंकि पाकिस्तान में काफ़ी अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हुए हैं रिसेंटली, मगर तब भी यहाँ पे लिखा है कि इतनी सिक्योरिटी की आवश्यकता हो, वो थोड़ा सा ऑड लगा। और इन्होंने दबे शब्दों में यहाँ पर एक अपनी बात कह दी है
कि मिलिट्री की कुछ ज़्यादा ही प्रेजेंस, ज़्यादा ही आप कह सकते हैं इन अ वेरी सटल वर्ड्स, और मैंने बहुत ही ध्यान से अपने शब्द यहाँ पे चुन रहा हूँ, इंटरवेंशन नहीं कह रहा मैं यहाँ पे, मगर ये ज़रूर लगा यहाँ पर कि कहीं ना कहीं मिलिट्री कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्व थी, जितना उनको होना चाहिए था उससे ज़्यादा ही इन्वॉल्व थी। अब ये तो खैर बाहर की ऑब्जर्वेशंस है, पाकिस्तान की बाहर जो लोग हैं, जो एनालिस्ट हैं, जो ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं यहाँ पे, वो सब यहाँ पे अपनी बात कह रहे हैं। मगर अगर हम एमएमए की बात करें, एमएमए एक पार्टी है यहाँ पे पाकिस्तान में, उन्होंने यहाँ पर ये भी कह दिया है कि ये इलेक्शंस को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देना चाहिए, और इन्होंने यहाँ पे रिजल्ट्स को भी रिजेक्ट कर दिया। तो ऑफकोर्स आप यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट ये भी प्रेजेंट कर सकते हैं कि आजकल ये किस डेमोक्रेसी में नहीं होता। यूएसए में भी हमने देखा कि कुछ लोगों ने जब डोनाल्ड ट्रंप जीत गए थे, रिजल्ट को नहीं स्वीकारा, अभी भी वहाँ पे जांच पड़ताल हो रही है कि क्या इलेक्शन में कुछ मेडलिंग हुई है या कुछ और तरीके से इन्फ्लुएंस किया गया है। तो ये तो आज के टाइम में डेमोक्रेसी में एक नॉर्म सा बन गया है। मगर हमको यहाँ पे एक चीज़ और देखनी होगी कि नवाज शरीफ की पार्टी को किस तरीके से सिस्टमैटिकली मार्जिनलाइज किया गया ताकि इमरान खान की पार्टी के लिए जगह बनाई जा सके। अब नवाज शरीफ के साथ जो भी हुआ, ये समझने के लिए पहले आपको ये जानना होगा कि पाकिस्तानी आर्मी की पकड़ पाकिस्तान पे कितनी ज़्यादा है और कितना इन्फ्लुएंस है इनका पाकिस्तान के ऑलमोस्ट हर अफेयर में। काफ़ी बार जब हम इंडियन न्यूज़ चैनल्स में सुनते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी की काफ़ी इंटरफेरेंस रहती है पाकिस्तान के गवर्नमेंट के फंक्शनिंग में और वेरियस और एस्पेक्ट्स में, तो तब भी हम इंडियंस इमेजिन नहीं कर पाते कि कितनी इंटरफेरेंस होती होगी, क्योंकि हमारे यहाँ आर्मी बहुत ही अलग तरीके से काम करती है। पाकिस्तान में आर्मी बहुत पावरफुल है। एक्चुअली पाकिस्तान में जो भी स्टेट रिसोर्सेज हैं, काफ़ी बार वहाँ पे पहला क्लेम उनकी आर्मी करती है। और आप शायद ये जान के काफ़ी सरप्राइज होंगे कि पाकिस्तानी आर्मी के बहुत सारे कमर्शियल एंटरप्राइजेस भी हैं। पाकिस्तानी आर्मी बेसिकली एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी भी है अपने आप में। 2016 में पाकिस्तान की सेनेट में ये इन्फॉर्मेशन दी गई कि पाकिस्तानी आर्मी की करीब 50 कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, और इनका जो टोटल टर्नओवर है ये करीब $20 बिलियन है। दैट इज़ ह्यूमंगस। और ये जो एंटरप्राइजेज है इसमें वेरियस चीज़ें आती हैं, पेट्रोल पंप्स, बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्लांट्स, बैंक्स, बेकरीज, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, मिल्क डायरीज, सीमेंट प्लांट्स, उसके अलावा वेरियस और जो भी सेक्शंस हैं, कोई भी आप इकोनॉमी का आप अगर सेक्शन इमेजिन कर सकते हैं, वहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी की इंटरफेरेंस होगी ही। और ये जो चीज़ है, ये जो इंटरफेरेंस का लेवल है और जो यहाँ पे इनके पास वेल्थ है पाकिस्तान में अगर आपके पास $20 बिलियन का टर्नओवर है, दैट इज़ ह्यूमंगस, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी के हिसाब से ही वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो इससे आप समझ सकते हैं और इमेजिन कर सकते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी की इंटरफेरेंस कितनी ज़्यादा होती होगी पाकिस्तान की गवर्नमेंट में। और सिर्फ यही नहीं है, आपको ये बात भी ध्यान रखनी होगी, और ये मैं रिमाइंड ही करा रहा हूँ आपको, ऑलमोस्ट आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान की जो टोटल आप हिस्ट्री देखो, उसमें 50% टाइम तो किसी पाकिस्तानी मिलिट्री के जनरल ने तख्ता पलट करके सत्ता अपने हाथ में ले ली, और बहुत ही कम हुआ है यहाँ पे कि एक प्रॉपर ट्रांजिशन ऑफ पावर हो पाया हो। एक्चुअली पाकिस्तान के इतिहास में हम दूसरी बारी देख रहे हैं कि एक प्रॉपर ट्रांजिशन ऑफ पावर हो रहा है जहाँ पे इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं, एटलीस्ट इट अपीयर सो। तो अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे कि नवाज शरीफ की पार्टी को यहाँ पे इतना टारगेट क्यों किया गया था। अचानक से उनका केस इतना जल्दी से चलता है, उन पर करप्शन के चार्जेस लगते हैं, कुछ ही महीने में चार्जेस फ्रेम हो जाते हैं, कोर्ट भी कहता है कि ही इज़ गिल्टी, सब कुछ अपने आप होना स्टार्ट हो जाता है, और इवेंचुअली उनको और उनकी बेटी को जेल में डाल दिया जाता है इलेक्शन से एक महीने पहले, और करीब उनके 500 सपोर्टर्स को भी डिटेन कर लिया जाता है इलेक्शन से कुछ दिन पहले। अब इस सब का रीज़न क्या है, ये ऐसा क्यों हुआ? देखो, पहले तो आपको समझना होगा कि नवाज शरीफ करने की कोशिश क्या कर रहे थे। जहाँ तक आप अगर इसमें इन डेप्थ स्टडी करेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो इमरान खान का स्लोगन है कि नया पाकिस्तान बनाएंगे, इन रियलिटी नवाज शरीफ एक नया पाकिस्तान बनाना चाहते थे। इन्होंने एक रेवोल्यूशनरी कदम ये चला कि इन्होंने कहा कि पाकिस्तानी मिलिट्री हमारे रिसोर्सेज का बहुत बड़ा चंक अपने पास रख रही है, यहाँ पे हमको कुछ करना होगा। और मैं कहूँगा इन्होंने एक बहुत ही ब्रेव डिसीजन यहाँ पे ये लिया कि ये क्या करेंगे कि जो भी यहाँ पर रिसोर्सेज पाकिस्तानी आर्मी अपने पास ले रही है, इसको धीरे धीरे कम करेंगे, और मिलिट्री बजट में भी कटौती की इन्होंने बात करी। डेफिनेटली ऑब्वियस सी बात है, पाकिस्तानी आर्मी जो अपने आप में एक प्रॉफिट मेकिंग एंटरप्राइज है, उनको ये कभी भी मंजूर नहीं था। और इमीडिएटली जैसे ही इन्होंने यहाँ पर इनिशियली ये बात करी थी कि पाकिस्तानी आर्मी की जो पावर है ये कंट्रोल करेंगे, सिविलियन हुकूमत की पावर ये बढ़ाएंगे, ऐसी स्टेटमेंट यानी स्टार्ट कर दी, इनका रिलेशन आर्मी के साथ बहुत ख़राब हो गया। और तभी से ऑलमोस्ट डिसाइड कर लिया गया था पाकिस्तानी डीप स्टेट द्वारा कि इवेंचुअली आने वाले इलेक्शन में इनको हटा दिया जाएगा। तो अभी के लिए जो ये रिपोर्ट किया जा रहा है काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स में कि इमरान खान पाकिस्तानी आर्मी के फेवरेट हैं,
एक्चुअली आप इसको अगर स्टडी करोगे तो आपको पता लगेगा कि वो फेवरेट नहीं है। बेसिकली वो नवाज शरीफ को हटाना चाहते थे और इमरान खान बाय डिफॉल्ट उस वक्त रेडी थे और उनको बस एक हल्का पुश चाहिए था। एंड नाउ ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर, ऑफ कोर्स एक कोलिशन गवर्नमेंट में जहाँ पे वो हमेशा मजबूर रहेंगे। उसके अलावा आप एक और बात नोटिस करोगे कि इमरान खान ने काफ़ी बार अपनी इंटरव्यूज़ में और कुछ रैलीज़ में भी ये मेंशन किया है कि हमको डिफेंस बजट अपना बढ़ाना होगा। ऑब्वियस सी बात है, पाकिस्तानी आर्मी को ये बात बहुत ही अच्छी लगेगी। अब एक क्वेश्चन सामने ये आता है, क्या इमरान खान सच में एक नया पाकिस्तान बना पाएंगे, एक मच डेवलप्ड पाकिस्तान बना पाएंगे? देखो काफ़ी मुश्किल है ये करना, क्योंकि ऑलरेडी एक इकोनॉमिक क्राइसिस पाकिस्तान के सामने खड़ा है। पहले तो उन्होंने ये वादा कर लिया है कि ये अपना डिफेंस बजट बढ़ाएंगे, मतलब कि मिलिट्री के लोग यहाँ पे और पैसे निकाला करेंगे, तो वैसे ही सिविलियन बजट के लिए पैसे थोड़े से और कम हो जाएंगे। फिर बात आती है कि ऑलरेडी आपके पास कितना बजट है, क्योंकि घूम फिर के बात आती है बजट पे। आप कह सकते हैं कि मैं गवर्नेंस अच्छी दूंगा, मैं ये करूंगा, बट इवेंचुअली अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप ज़्यादा कुछ कर नहीं पाओगे। इस वक्त पाकिस्तान के पास एक बहुत ही बड़ा मेहमत टारगेट ये है कि उनको $11 बिलियन जल्दी से अरेंज करने होंगे इस ऑन गोइंग फिस्कल ईयर में, क्योंकि इनको काफ़ी सारे अभी डेट के रिटर्न्स भी देने हैं और ओवरऑल यहाँ पे एक करंट अकाउंट डेफिसिट भी लूम करता दिख रहा है। और प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त पाकिस्तान के पास रिजर्व में ही, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में ही, करेंसी रिजर्व्स में करीब $9 बिलियन के आसपास है। तो मतलब आते ही इनका पहले काम होगा कि IMF या चाइना कहीं से भी ये पहले लोन का बंदोबस्त करे, उसके बाद ये एक नया पाकिस्तान बनाने की कोशिश कर सकते हैं। और यहाँ पे प्रॉब्लम काफ़ी बड़ी इसलिए भी है क्योंकि IMF से लोन लेना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि IMF की अगर आप शर्तें पढ़ोगे तो IMF एक्चुअली एक काफ़ी क्रूअल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है। जब भी वो लोन देते हैं तो काफ़ी सारे राइडर्स भी लगा देते हैं। तो अभी के लिए पाकिस्तान की जो हालत है, जो इनके पास करेंसी रिजर्व भी काफ़ी कम है इस वक्त, तो डेफिनेटली यहाँ पे IMF ये कहेगा कि इनको बहुत सारे जो अपने पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं इनको प्राइवेटाइज करना होगा, तो ही IMF यहाँ पर कुछ लोन प्रोवाइड करेगा। तो काफ़ी एक डिफ़िकल्ट इनके सामने एक चैलेंज होने वाला है। तो फंड्स की काफ़ी कमी रहेगी इनके टेन्योर में। इनको एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट फ्यू ईयर्स एक काम ये कर सकते हैं जो इंडिया में अभी गवर्नमेंट करने की कोशिश कर रही है कि अपना टैक्स स्ट्रक्चर चेंज करे। इस वक्त पाकिस्तान में टैक्स टू GDP रेशियो, मतलब कि जितना GDP है उसके हिसाब से कितना लोग टैक्स दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा कम है। माना जाता है कि करीब 1% लोग पाकिस्तान में टैक्स देते हैं। तो इमीडिएटली पाकिस्तान में ये कोशिश करेंगे कि मिडिल क्लास से पहले और टैक्स वसूला जाए, तो मिडिल क्लास पर काफ़ी यहाँ पे प्रेशर डाला जाएगा, महंगाई भी बढ़ सकती है और टैक्स ये और लगाएंगे। तो धीरे धीरे ये टैक्स जब इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे, रेवेन्यू जनरेट करेंगे, तो ही ये कुछ बेसिक फंडामेंटल लेवल पर पाकिस्तान में चेंजेस ला सकते हैं। अदरवाइज ये एक 5 साल बहुत ही लैकलस्टर भी हो सकते हैं। तो फाइनली हम आते हैं इंडिया पे। देखो इंडिया पर पाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर का कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट होगा नहीं। इसका रीज़न बहुत ही सिंपल है। पहली बात तो कोलिशन गवर्नमेंट होगी इनकी। तो अभी जो ये बात करें कि कश्मीर का इशू ये रिजॉल्व करना चाहते हैं, तो इनके पास रिजॉल्व करने की अथॉरिटी है भी, पीछे से पॉलिटिकल बैकिंग है भी, ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन होगा। और इन्होंने ये कहा है कि कश्मीर एक कोर इशू है, जो अपने आप में एक काफ़ी ख़राब स्टेटमेंट है, क्योंकि कोर इशू इंडिया पाकिस्तान के बीच में टेररिज्म है, आतंकवाद है, जिसके बारे में इन्होंने कभी भी बात नहीं करी। हमेशा जब भी बात करी है तो उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान एक विक्टिम है टेररिज्म का, जबकि जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म काफ़ी बार पाकिस्तान की तरफ से इंडिया में हो चुका है, उसके बारे में ऑलमोस्ट ना के बराबर बात करते हैं। तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा आने वाले टाइम में कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में टॉक्स हो पाए, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट को भी पता होगा कि इमरान खान के पास कंप्लीट अथॉरिटी नहीं है। हाँ, यहाँ की अगर आर्मी ये डिसाइड कर ले कि इंडिया के साथ ये कुछ बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं, यहाँ पे कश्मीर का इशू रिजॉल्व कराना चाहते हैं, तो कुछ हो सकता है, जिसका लाइकलीहुड बहुत ही ज़्यादा कम है। ऑल इन ऑल यहाँ पे कोई बड़े चेंजेस आने नहीं वाले, और जितनी इनसे एक्सपेक्टेशन है उस पर ये खड़ा भी नहीं उतर पाएंगे, जो ऑलमोस्ट हर पॉलिटिशियन के साथ होता है अराउंड द वर्ल्ड, क्योंकि रियलिटी और जो आप प्रॉमिस करते हो उसमें काफ़ी बड़ा डिफरेंस भी होता है। अगर हम चाइना की बात करें तो ये चाइना के लिए काफ़ी अच्छा है। बेसिकली इन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि हम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे काफ़ी रिलाई करेंगे, और ऑलमोस्ट सारा पाकिस्तान ही उस पर रिलाई कर रहा है कि अगर मान लो ये अपना जो टैक्स स्ट्रक्चर है पाकिस्तान का ये ओवरऑल नहीं कर पाते, तो ये उम्मीद ये करेंगे कि CPEC से धीरे धीरे जो कुछ रेवेन्यू आएगा उससे पाकिस्तान में कुछ चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे। मगर क्या इनके टेन्योर में इनफ रेवेन्यू आ पाएगा जिससे कुछ चेंजेस ला पाएंगे, वो हमको देखना होगा। तो ये था पूरा एनालिसिस इस पूरे टॉपिक पे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।